अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कद ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के जा दिए मुटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर
यहाँ उपस्थित है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिंगवासिया जी के सुपुत्र श्री अरुण हिंगवासिया जी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया मंच पर तशरीफ लाने की कृपा करें। से पधारे रमेश चंद वाजपेयी जी भी हैं, उनका हृदय से स्वागत है। और हमारी बहन जी स्वागत, हम लोग बहन तालियां बजाते रहे। बहन जी का मन में नाम दुआएं जितने हैं उतनों की। बहन जी का नाम रमा शुक्ला, मेरा रमा शुक्ला नाम है। और इस कार्यक्रम के आयोजित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं रेखा शुक्ला जी, उनका हृदय से स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता गुप्ता जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। नारी शक्ति की उपस्थिति का एहसास करा रही हमारी बहनें, आ जाइए आप लोग भी इधर आ जाइए। आइए आप लोग स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के कानपुर के नाना की मुंह बोली वह छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली
हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि एक वह रानी जिसने 1857 में आज़ादी की विजय पताका फहराई थी और दूसरी तरफ सनातन की विजय पताका के लिए यहाँ पर पेशवा जी हैं, अनिल मिश्रा जी है और उनकी टीम है। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर सभी माई के लाल और सभी सनातनी सपूत हैं। तो पेशवा जी से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आज पे, बोलना परिचय क्योंकि हम नए नए हैं, ग्वालियर से आए। हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवे है और जैसा कि आपने बताया आज का दिन सनातन परंपरा के लिए बहुत स्वर्णिम दिन है। आज ग्वालियर से यहाँ पे आदरणीय एडवोकेट मिश्रा जी पधारे हुए हैं। हम आज का तात्या टोपे मिश्रा जी को मानते हैं। जैसे उस कालखंड में तात्या टोपे ने ब्रिटिश फौजों के नाक में दम कर दिया था और हिंदुस्तानियों की अलग जगाई थी, आज सनातन की अलग जगाने के लिए मिश्रा जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है और जिस जज्बे से कर रहे हैं वो शानदार है। रानी झांसी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, झांसी की रानी तो हमारे ही परिवार की थी और जिस घर में वो पैदा हुई थी वो इस समय पेशवे परिवार के ही पास में है बनारस में। तो उनकी वंश परंपरा के होने के नाते हम ये बात कहेंगे कि आज का दिन बहुत शुभ है। आज सनातन के अनेक बिंदुओं के ऊपर अपनी बात मिश्रा जी बताएंगे, पेशवा परिवार बताएगा और इस देश से ये जो झूठ इस देश से बोले गए हैं, 15-20 गिने चुने झूठ हैं, जिन झूठों के आधार पे इस देश में समाज के ऊपर, सनातनियों के ऊपर एक कुचक्र रचा गया है, इसको तोड़ने के लिए, इस चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए हम सब आज यहाँ से दृढ़ निश्चयी होंगे। तो आपने देखा कि पेशवा जी ने कहा है कि जब हमेशा हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति और हिंदू के बीच हमेशा शांति शांति की बात करते हैं और आज पेशवा जी ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पे कहा है अब शांति नहीं, क्रांति क्रांति क्रांति। तो क्रांति के साथ अनिल मिश्रा जी से पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। अब ऐसी धरा पे हैं हम आज जहाँ से क्रांति का बीजारोपण हुआ, तो हम ही क्रांति की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो जो बल और शक्ति इस धरा ने हमें दी है, उस धरा की बल और शक्ति को संकल्पित होकर हम ये आपसे प्रॉमिस करते हैं, एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि जो मुहिम मैंने, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जो भी पेशवा साहब ने उठाई है, उस मुहिम को हम पूर्ण करके ही अंतिम सांस लेंगे, उससे पहले नहीं। तो इस धरा की भूमि पर एक बार फिर अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज भी संकल्प लेती है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए ग्वालियर ही नहीं, आज झांसी के सपूत भी एक कहावत में और एक आवाज में आए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे का दिल में है। तो आपका नाम क्या है? विनोद द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के।
क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में हर जवान की। आपने सब कुछ कह दिया। आदरणीय विनोद द्विवेदी जी से हमारा नम्र आपका नाम जरा आइए, आपकी मूछें बड़ी काबिल तारीफ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं शंकर सिंह बुंदेला, रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान, जो आज झांसी के प्रांगण में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद द्विवेदी जी के बीच में अनिल मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय लेवल पर आज जो सनातन की बात रखी है भारत में, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे साथ पेशवा जी हैं और विनोद द्विवेदी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनिल मिश्रा जी जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। आज इनके सम्मान के लिए समस्त भारत से आए हुए हमारे संगठन के पदस्थ नागरिक यहाँ पर हैं, और झांसी की धरा पर झांसी के विराजमान सभी पदाधिकारी संगठनकारी कवि यहाँ पर हैं। और मेरा यही कहना है कि सनातन के लिए जागो, और जिस हक के लिए अनिल मिश्रा जी ने आवाज़ उठाई है उसको उसी हक के लिए हम लोग भी आगे चल रहे हैं। जो न्याय रानी लक्ष्मीबाई को नहीं मिल सका उसके लिए हमारा एक दृढ़ संकल्प है, जो हम लोगों ने मथुरा में खाया था, हम उसको पूरा करने के लिए आज 197 वर्ष रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, जय हिंद जय भारत के साथ में यह कार्यक्रम में देरी हो रही है, फिर कार्यक्रम के बाद फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। रानी बढ़ी काल पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना फिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ नमक था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे जो रोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पास, किंतु सामने नाला आया वह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगी बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंधनी उसे वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सितार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। सिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी
अभी 16 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन था बंगरा में, हमें सब लोगों ने मिलकर कराया। अरुण हिंगवासिया जी थे और तमाम लोग थे, महापौर झांसी भी गए थे उस कार्यक्रम में, बिहारीलाल आर जी और हमारी रमा निरंजन आर जी, सभी लोग जाकर के सभी लोगों का सम्मान किया, स्वागत किया। 19 प्रांतों से जितेंद्र रघुवंशी जो उत्तरांचल से आए थे और तमाम जो लोग आए, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संगठन को सरकार से अपनी बात रखने के लिए कहा कि हम जैसे रूस में 8 पीढ़ी तक के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया गया, कनाडा में किया गया है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं किया जाए। इस संबंध में बहुत बड़ी विशाल गोष्ठी बंगरा में हुई है, जिसमें 5 मांगें रखी गई थी। उस मांगों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को, फिर भारत सरकार को अवगत करा गया है। उसमें यह भी कहा गया था, प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है कि हम भारत को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का और उनके सपनों का भारत बनाए, कि हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सपनों का भारत बनाना है। तो उसी में हम सारे भारत के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोग लग गए हैं और प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों का संकल्प है। धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम चालू, मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे
बहनों को क्रम से मंच पर बुलाना चाहते हैं और हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के, वे सभी हमारी वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे कि जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति फैलाई थी उसी तरह क्रांति फैलाए रहो, सनातन को ऊंचा रखो। हमारे मिश्रा जी मुख्य अतिथि महोदय बैठे हैं जिनने हमें मार्गदर्शन दिया है और ऐसे अंधकार से हमको निकाला है जिसको हम सदियों से उस अंधकार में जी रहे थे। हमारे संविधान के निर्माता वास्तविकता कौन थे, हम किनको देखते रहे। सही मार्गदर्शन देने वाले हृदय से हम उनका धन्यवाद करते हैं और तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दूसरी चीज, स्वच्छ सुंदर धाम और बाकी उत्तर दिशा में बसा सिमरदा ग्राम। सिमरदा ग्राम में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सबसे ज्यादा माने जाते हैं और वहाँ पे 12 साल के लड़के ने, श्री रामस्वरूप तिवारी 12 साल लड़के ने कैप्टन को ब्रिटिश शासन में घोड़े से पटक के इतना मारा था कि पूरी बटालियन ने उनको बेहोश करके नाले में फेंक दिया था। उस परिवार की सगी बहू श्रीमती रेखा तिवारी जो रानी केसरिया माधव संस्थान की प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरी चीज, जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, कई महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, आज वही काम कर रही हैं। वो सनातन को आगे ले जाने का काम कर रही हैं और महिलाओं की रक्षा कर रही हैं। हमारे सनातन को बराबर इसी क्रम में आगे मार्गदर्शन देने की जरूरत है। उसके लिए हमारे मिश्रा जी, हमारे राव साहब पधारे हैं, जो हम आपको जागृत कर रहे हैं क्योंकि हम आप सोए हुए हैं। और इसी के साथ हम क्रम से नाम लेते रहेंगे और आप सभी लोग उनका सम्मान करिए। अभी पैरा या पट्टा पैरा या कछु पैरा। सत्य सनातन अरे महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे। महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुरुष भी बोले जितने भारतीय इस पूरे महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के इस मंदिर प्रांगण में आप बैठे हैं, जोश के साथ केसरिया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर अमर रहे कहेंगे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई देश के अमर शहीद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे वंदे वंदे। सत्य सनातन संस्कृति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज की इस पावन बेला में आप सबका कमी रहेगी, क्योंकि झांसी रानी की पहचान है यहाँ।
और हर झांसी की रानी में संस्था के संस्थापक हैं। इन्हों की जो सोच है कि हम रानी लक्ष्मीबाई के सपने को, उनका जो सपना था वो साकार करने में कुछ क्षण रह गए थे और गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी की थी। मैं उन सपना को पूरा करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी उत्तर प्रदेश में इसकी घर घर जोत जलाऊंगी, घर घर अलग जलाऊंगी। भगवान ने चाहा तो झांसी की धरोहर पे इसी साल में अगली बरस में बहुत भव्य प्रोग्राम कराऊंगी और अपने पेशवा जी को पालकी में बैठा के यहाँ से कम 100 किलोमीटर से सम्मान सहित लाया जाएगा इस धरा पे। मैंने आज इस चीज को अपने मन में ठान लिया है और हमारे जो हाई कोर्ट के वकील साहब आए हुए हैं, इनको दूर दराज से कोई ऐसे केस आते हैं लड़कियों के, अपने भाई साहब से अटैच रहे, उनको न्याय दिलाने में हमारे भाई साहब बड़ी ही मदद करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ। मेरी संस्था में ये बहुत विचारधीन आधार रखा गया है। हमारे विनोद भाई ने, महिलाएं पीड़ित है, परिवार से है, पारिवारिक पीड़ित है, उनको कोई बता नहीं सकता तो उन्हें बताएं। इस संस्था के माध्यम से घरेलू हिंसा और पीड़न दहेज प्रथा ऐसे केस निपटाए जाते हैं जो भावी केस होते हैं। और मैं अपनी बाड़ी से ही प्रारंभ देती हूँ, जो आने आए उनको बोलने का थोड़ी मौका दूंगी। भाई साहब के विचार सुनना चाहती हूँ। झांसी की इस धरा पर सभी को मेरा प्रणाम। मंच पे विरासीन पदासीन मेरे छोटे भ्राता छोटे पेशवा जी महाराज तथा अन्य सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस धरती का साहस है जो मुझे एक सक्सेशन में मिला है, उस साहस के कारण ही आज मैं बोल पा रहा हूँ। और ये साहस मुझे इतिहास का छात्र रहा हूँ तो इतिहास में पढ़ पढ़ के मिलता रहा है। कभी पेशवाओं ने लड़ाई लड़ी है, कभी हमारी महारानी जी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उस साहस के कारण ही मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और ये मैं जानबूझ के यहाँ आना चाहता था। ये मेरा मंतव्य था। और आज का दिन बड़ा शुभ है, भारतीयों के लिए भी है और ये बड़े गर्व का संकल्प का विषय भी है, क्योंकि आज हम उस धरा पे विराजमान हैं, उस धरा पे खड़े हुए हैं जहाँ उस अदम्य साहस की देवी, पराक्रम की धनी, पराक्रम की प्रतिमा, जिसने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई, उस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई। तो प्रथम तो मैं उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ तथा उन्हें बहुत अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी। जो भी छात्र, जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं, पूरे देश में हर नागरिक को इसका ज्ञान है कि स्वतंत्रता की एक चिंगारी जो महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा जलाई गई थी, उस चिंगारी ने ही एक आग का विकराल रूप लिया और ये भारत स्वतंत्र हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों ने उनसे साहस लिया, शक्ति प्राप्त की तथा आगे बढ़े। आज उस तलवार की गूंज, उनकी प्रतिज्ञा का तेज आज भी हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें कर्तव्य, धैर्य, बलिदान, सर्वोच्च ऊंचाइयां दिखाई देती हैं। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ से उनका चरित्र प्रारंभ होता है। मैं सभी को नमन करते हुए मुख्य विषय पे आता हूँ, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोगों की शक्ति और साहस के साथ ही मैंने कोशिश करके प्रारंभ किया है कि भारत ये सनातन की धरती है और ये राज सनातनियों का राज है। हमारी संस्कृति भी सनातनी है। कुछ लोग जो अंग्रेजों के से पृथक हैं, उन लोगों द्वारा इस सनातन को समाप्त करने का एक प्रयास जो किया है और वो लगातार प्रयास करते हैं, उस प्रयास को समाप्त करना ही हमारा सनातन का धर्म है। वो
आप अक्सर देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे कि उन्हें सनातन से बड़ा विरोध है और वो हमारे जो ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, उनका अक्सर देने के लिए हमें उन्हें भी मुख्य धारा में लाना है। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे विरोधाभासी बन के रहें, हमारा कोई उनसे द्वंद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सनातन की मुख्य धारा में, तो हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक वो सनातन को के विरोधी रहेंगे तब तक हम उनका विरोध, जितनी शक्ति है हमारे अंदर, जितनी सामर्थ्य है, उससे करेंगे और निश्चित ही सनातन का जो सत्य है स्थापित करेंगे। सनातन का जो एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कुछ लोगों के अंदर, वो भ्रम जो पैदा हुआ उसकी कहानी थोड़ी पूर्व से प्रारंभ होती है। जब हमारे बाजीराव पेशवा साहब, रानी लक्ष्मीबाई जी, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के साहसी व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व इन ऊंचाइयों को छू रहे थे, अपने साहस का परिचय दे रहे थे, भारत के सनातन की रक्षा कर रहे थे, उस समय पहला जो उदाहरण मेरे सामने आया और मैंने पेशवा जी से ही पूछ के किया, क्योंकि मैं उतना पीछे नहीं जा पाया था और मैं भविष्य में भी पेशवा जी से पूछ के काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करूँगा और उसे सबके समक्ष रखूँगा। 1818 में जब बाजीराव पेशवा जी युद्ध कर रहे थे, उस समय की घटना है। उस समय महाराष्ट्र में कोरेगांव, जहाँ से अंबेडकर जो बिलोंग करते हैं, इनके उस समय दादा जो थे वो सिद्धिनायक थे। उन सिद्धिनायक के द्वारा जो अंग्रेजों की फौज थी उसका साथ अपने जो महार जाति के लोग थे उनके द्वारा करवाया गया और उसी समय से इनको भारत में जो ये एक जाति थी महार, उसको एक उपाधि प्रदान की गई। वो उपाधि थी कि उन्हें गद्दार घोषित किया गया, राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया। भैया भेज रहे। इसी तारतम्य में उनके द्वारा हमारे महानतम जो शिवाजी वध करवाया गया, बड़े क्रूरतापूर्वक, वो भी उनकी ही बिरादरी ने मिलकर कराया। तो इनको एक तमगा दिया गया। उस समय भारत के जो सनातनी थे, भारत के जो उस समय बड़े बड़े शूरवीर राजा महाराजा थे, बाजीराव पेशवा थे, पेशवा के फैमिली मेंबर्स थे, उनके द्वारा एक तमगा दिया गया कि इनको भारत का गद्दार माना जाए। तो ये उस समय गद्दार कहलाने लगी जाती। अंग्रेजों ने इनको साथ देने के कारण इनको एक उपाधि दी, इनामदार। अंग्रेज इन्हें इनामदार की भाषा शब्द यूज करने लगे इनके लिए कि ये इनामदार है क्योंकि इनने हमारा साथ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ता गया। अंबेडकर जी को जब इस नाम से बुलाया जाने लगा तो बड़ा एक बुरा लगता था। तो एक हमारे बीच के बड़े प्रतिष्ठित महान ब्राह्मण थे जिनका द्वारा उनको अपना नाम दिया गया कि आप इस नाम से जाने जाएं, गद्दार नहीं। लेकिन अंबेडकर जी ने उस नाम का सम्मान भी नहीं किया और उस नाम को लेने के बावजूद उनके द्वारा जो साइमन कमीशन आया इंडिया में अंग्रेजों का, उसका साथ दिया गया। आज तक इतिहास में कोई ऐसा पन्ना नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंबेडकर क्या उनके परिवार ने कोई एक भी ऐसा कदम उठाया हो जिससे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग हुआ, बल्कि हर कदम का विरोध उनके द्वारा किया। और उस समय जो एक ही पार्टी होती थी कांग्रेस, उस कांग्रेस ने
एक असत्य स्थापित किया कि जो वर्तमान में संविधान लागू है उस संविधान के निर्माता अम्बेडकर, लेकिन सत्य दबाया नहीं जा सकता। बहुत लोगों ने कोशिश की बार बार नाम लाने की कि संविधान निर्माण किसने किया, तो संविधान के जो निर्माता हैं वो सर वी.एन. राव साहब, जो एक दक्षिण भारत के बेंगलोर के पास के ब्राह्मण परिवार से बड़ा प्रतिष्ठित और विद्वान परिवार था। उनके द्वारा संविधान का निर्माण ड्राफ्ट जो तैयार किया वो 1 वर्ष पूर्व ही तैयार कर दिया गया था। ये तो 47 में बने थे उसके सदस्य संविधान सभा के। 1946 में संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया और 243 अनुच्छेद आर्टिकल उनके द्वारा ड्राफ्ट में लिख दिए गए। वो ड्राफ्ट आज भी मौजूद है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। उस पर ड्राफ्टेड बाय सर वी.एन. राव ही लिखा और उसी संविधान को संविधान सभा ने कंसीडर करके विचार उपरांत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वही लागू किया। उन सर वी.एन. राव के द्वारा 60 देशों के संविधानों का कंपैरिजन किया, विचार किया था और उसके पश्चात 16 देशों की यात्राएं करके उस संविधान के ड्राफ्ट को कराया। लेकिन जबरदस्ती, राजनीतिक द्वेषवश, वोटों की राजनीति के कारण, लेकिन आज सत्य अपने आप ही उजागर हुआ और जनता के बीच आ चुका। अम्बेडकर को कभी भी किसी कानून के तहत किसी संसद ने, किसी पार्लियामेंट ने, किसी विधानसभा ने या किसी न्यायालय ने संविधान निर्माता घोषित नहीं किया। ये तो अपने आप इन लोगों ने लगा लिया है। अब हम मांग करते हैं सरकार से कि वास्तव में संविधान निर्माता सर वी.एन. राव अम्बेडकर हैं। अगर नहीं है तो इसे संसद में पुटअप करें और संसद पे इस पर बहस करके आप संविधान निर्माता घोषित करें। किसने संविधान का निर्माण किया? क्योंकि वोट की राजनीति, हमारा वोट तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पहले से जेब में है और वो ये मान के चलते हैं कि जितना सवर्ण है, सनातनी है, उनका वोट उनकी जेब में रहता है। बाकी वोट की खातिर वो किसी भी लिमिट और सीमा को क्रॉस करते हैं। जो आप आए दिन देख रहे हैं तस्वीरों से, सोशल मीडिया से, कहाँ सनातन की बात करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ, इवन RSS है, BJP है, कहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और वहीं जो धर्म विरोधी है अम्बेडकर स्वयं ही बौद्ध धर्म को अपनाए हुए, सनातन धर्म का विरोध था, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। आज वही राजनीतिक दल उन अम्बेडकर को सामने रख के उनकी पूजा करते, तो ये एक हमारे सनातन का अपमान ही है। और इस सनातन के अपमान को सिर्फ और सिर्फ हम सवर्ण और जो सनातनी है वही हटा सकते, क्योंकि बाकी लोग तो जो हैं वो वोट की खातिर किसी न किसी तरह से अपने लाभ वही जुड़े हुए हैं। तो हटाने का कार्य ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ ताकत नहीं है। हमारे हाथ में तो वो ताकत है कि अगर एक आवाज़ एक साथ उठा दी जाए तो देश में सत्ताएं परिवर्तित हो जाएंगी। आज आप सोचिए, अपन सोचते हैं, लोग कहते हैं कि साहब ब्राह्मण 3%, क्षत्रिय 4%, इस तरह से उनने कहा गणित मिला लेते हैं 10% है, 10% क्या कर पाएंगे इससे। लेकिन अगर आप वाकई में देखेंगे अंदर जाके तो जो सवर्ण है वो इस देश में 25 से 30%, और मैं कहता हूं कि अगर 25 से 30% सवर्ण जो है उसमें से 20% भी एक आवाज उठा देगा देश में एक साथ, तो कोई सी भी सत्ता ऐसी नहीं है जिसे वो परिवर्तित नहीं कर सकता। आना एक साथ पड़ेगा, आवाज एक साथ उठानी पड़ेगी, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। अगर निजी स्वार्थ नहीं छोड़ सकते तब तक हम इसी तरह से दबा के रखे जाएंगे। हमको गालियां मत पड़ेंगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, सभी को गालियां। और हमारे जो ईश्वर हैं, सनातन है, देवी देवता हैं, उन्हें भी हटा दें। तो एक बार इस विषय पे विचार करें सभी लोग
कुछ अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ से एक बार सेक्रीफाइस करने की, त्यागने की कोशिश। हम ये नहीं कहते आप जिससे जुड़े लेकिन जो मंतव्य है, जो एम है, जो आंख दिखाई दे रही है, जिसे टारगेट करना है, वो टारगेट अपने मन में रखे, टारगेट वहीं हिट करें। बाकी सभी किसी के साथ मिले जुले, हमें कोई आपत्ति नहीं। विचार एक होना चाहिए, मंतव्य एक होना चाहिए। अब एक और बात जो मैं रखी है, मैंने कानून कहें, उससे हमारा समाज जुड़ सकता है और उससे ओबीसी जिसे कहते हैं वो है तो सनातनी हमारे साथ है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। पीड़ित तो हम लोग भी हैं, जिसे SC/ST एक्ट के नाम से जानते हैं और जिसके अधिकांश केस जो हैं वो टोटल फर्जी होते हैं, गलत होते हैं, निराधार होते हैं। किसी भी मंतव्य को किसी भी कारणवश जानबूझ के लगवाए जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन भी जानता है, ये एग्जीक्यूटिव भी जानती है और ये हमारी विधायिका और संसद भी जानती है। हर नेता जानता है कि इन केसों में से 0.1% केस भी ऐसे नहीं होते जो किसी इंटेंशन से किसी के विरुद्ध हमने कोई बात की, लेकिन नहीं, वो केस जबरन लगाए जाते हैं। मैंने कुछ पुलिस वालों से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा आप इतने दबाव में क्यों रहते हैं, कैसे केस दर्ज कर देते हैं, कोई जांच पड़ताल करते नहीं है। उन्होंने कहा कि आप में और उनमें एक अंतर है। वो सबसे पहले उनके घर की महिलाएं और बच्चे आते हैं, पीछे से उनके पुरुष खड़े होते हैं और थाने पे 500-700-800 लोग इकट्ठे होते हैं और जब तक नहीं उठते वहाँ से, जब तक केस दर्ज ना हो जाए या फिर हमारे ऊपर एक केस लगाने का प्रयास और कर देते हैं, तो हमें अपनी नौकरी भी बचानी रहती है। तो इसका एक उपाय है, हम लोग क्या है, देखते रहते हैं, सोचते हैं कि चलो पड़ोसी पे लगा, मेरे भाई पे तो ठीक है, कम से कम अपने पर्सनल रेवेन्यू तो निपटे आपस में। तो ये नहीं करना है। आप जब भी कोई केस इस तरह का किसी अपने पर रखता है, आपको प्रयास ये करना चाहिए हम एकजुट हों। अगर हमारी संख्या 100 भी हो जाएगी तो 100 पे SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, ये आप मान के। तो एक अकेला पड़ जाता है, इस कारण से वो बेचारा उस झूठे केस में फंसता है, किसी की नौकरी दांव पे लगती है, किसका परिवार नष्ट होता है, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाएं समाप्त हो जाती है। तो इनका बचाव का ये उपाय है कि आप भी सामूहिक रूप से एक मत होकर इकट्ठे हो और अगर गाली नहीं दी गई है तो 100 लोग जरूर गाली दें, कोई पे केस नहीं लगेगा, ये मेरी बिल्कुल जवाबदारी है। क्योंकि हमारा मंतव्य नहीं है उसको बिरादरी या जात के कारण हम लोग कोई परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट। तो थोड़ा सा अपने को स्तर जो है हमारा वो चेंज करना पड़ेगा और हमें एक मत होके, एक राय होके आगे बढ़ना। तो 4 मुद्दे हैं। चौथा मुद्दा जो है वो बड़ा आज गरमाया हुआ मुद्दा है देश में, उसके कारण सवर्ण जो है सबसे ज़्यादा परेशान। वो मुद्दा है जो एक अभिशाप और श्राप के रूप में दिया गया है सवर्णों को, वो है आरक्षण का। उस आरक्षण के मुद्दे पे एक बात ये हटा रहे हैं। शुरुआत में वो आरक्षण 10 साल के लिए लागू हुआ। जब वो संविधान में लागू हुआ ये रिजर्वेशन आरक्षण, तब इस भारत की जनसंख्या थी 37 करोड़। 10 साल बाद कौन सी सरकार ने ये समीक्षा की कि 37 जो रिजर्वेशन मिला उस समय 14 और 17%, उसमें से कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? ये 10 साल बाद समीक्षा होना अनिवार्य थी। इसकी समीक्षा आज 75 साल तक कभी नहीं हुई। अगर वो समीक्षा हो जाती तो उतने लोग उस आरक्षण की परिधि से बाहर आ जाते। जो बाकी बचते अगले 10 साल उनको दे सकते थे, फिर कुछ परसेंटेज बाहर आ जाए। तो मेरा मानना ये और कैलकुलेशन ये कहते हैं कि अगर 75 साल तब खत्म होते, अगर इस हिसाब से चलते कि ये रिजर्वेशन स्वतः खत्म हो जाता, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
क्योंकि सभी में बढ़ जाता ना वो। आज तो जो 1 या 2% लोग हैं, हेलो, हाँ, जो 1 या 2% लोग हैं जिन्हें शुरू में रिजर्वेशन कभी मिल गया था, उन्हीं की पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस रिजर्वेशन का लाभ ले रही हैं, और बाकी लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बन के उनके पीछे खड़े रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे सनातन को कोसते हैं हमें। तो ये जो देन है, हम सरकार से ये क्यों नहीं मांग कर सकते, या हमारे विचार इस पर एक मत क्यों नहीं हो सकते कि इस आरक्षण को हमने के आगे खत्म करो, इस आरक्षण को आप आर्थिक आधार पर लागू करें। और आर्थिक आधार का मतलब ये है कि हर बिरादरी, हर जात में, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है भारत में जिसमें कि गरीब और पिछड़ा हुआ व्यक्ति नहीं। क्योंकि पिछड़े हुए की जैसे ओबीसी कह दिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस इंग्लिश में नाम रख दिया, मतलब तो पिछड़े ही हुआ। तो पिछड़ा तो हर बिरादरी भी, नौकरियों में भी। तो आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण लागू होता है तो उससे हर जात बिरादरी को फायदा मिलेगा, और जो वास्तव में नीडी लोग हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता, उन्हें दिया जाए, तो हम समझते हैं किसी भी सवर्ण को कभी भी कोई आपत्ति नहीं। और जो हमारे बीच एक मतभेद स्थापित हो रहे हैं इस आरक्षण के कारण, वैमनस्यता स्थापित हो रही है, वो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाए। और जो लोग हमें छोड़ छोड़ के सनातन का अपमान करके भाग रहे हैं, तो ये 4 मुद्दे हैं। अब जैसे 26 तारीख को संविधान दिवस है, 26 नवंबर, और 30 नवंबर को सर BN राव साहब की पुण्यतिथि। तो मैं निवेदन करूंगा कि 26 नवंबर और 30 नवंबर को आप सभी लोग एक BN राव का चित्र जो है लें, 50-60 रुपये का आ जाएगा, नहीं तो डाउनलोड करके बनवाएं, और हर व्यक्ति संविधान निर्माता के रूप में उनकी पुण्यतिथि मनाए 30 तारीख को, और उसे सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके वायरल करें, जिससे ये संदेश पूरे देश में जाए कि वास्तव में संविधान निर्माता सर BN राव साहब हैं। उन BN राव साहब को जब हम उनकी पुण्यतिथि पर ये श्रद्धांजलि देंगे तो शायद उस महान हस्ती को के साथ हम न्याय करेंगे। दूसरी बात कि इस मांग को लगातार हमारे जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमें मिलना पड़ेगा। ये कहें उनसे हम कि आप इस बात को क्यों नहीं उठा सकते संसद में कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू। आप इस बात को क्यों नहीं उठा सकते, आप जानते हैं कि ये SC ST है कि काला अंधा कानून है जो हमारे ऊपर दुरुपयोग होता है, इस बात को क्यों नहीं उठा सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा राजनीतिक प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का नहीं होगा जो अपनी पार्टी के मैंडेट के खिलाफ और वोट बैंक के खिलाफ जाके आपकी और मेरी आवाज को नहीं उठाएगा। ये 100% सत्य है। आज तक के इतिहास में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, किसी ने संसद में न तो आरक्षण का विरोध किया, जब से SC ST एक्ट 89 से लागू हुआ, बल्कि इसको बढ़ा चढ़ा के और प्रस्तुत किया गया संशोधन के बाद, लेकिन खत्म करने के दिशा में कोई न बात नहीं। सत्य रूप से संविधान निर्माता स्थापित करने की बात आज तक नहीं की। सनातन को स्थापित करने की खातिर वोट मांगते रहे, लेकिन आज उसी सनातन का अनादर कर रहे हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं अपने मंतव्य से, अपने विचार से, और हालांकि मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं आपको कोई ऐसा संदेश दूँ, लेकिन एक निवेदन करूँगा कि अब कोई खत्म नहीं हुई है पारी। अभी पारी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप बहुत सक्षम हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बार इसको अपने जहन में उतार के देखिए कि जिससे हम परेशान हैं सर्वाधिक, वो चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा पिता हो चुनाव लड़ने वाला, चाहे वो BJP से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, हमें उसका साथ नहीं। पहली बात, हमें अपने बीच में से क्यों नहीं एक आदमी निकाल सकते? कोई जरूरी है किसी दल की रचना की जाए या संरचना की जाए? निर्दलीय भी लोग जीतते। एक अच्छे व्यक्तित्व को आप आगे लाइए, उनको खड़ा कीजिए, ना कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात।
हम इतने विचारवान और विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं कि एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हमें तो अब निर्दलीय को जिताना है, तो वो जीत के आएगा, ये 100% सत्य बात है। लेकिन हमें अपने निजी स्वार्थ वो त्यागने होंगे, और अगर नहीं त्याग सकते तो ये जो काला और अंधा कानून है ये और बढ़ चढ़ के आपके ऊपर आएगा। ये आरक्षण है, एक दिन 100% हो जाएगा और जो सनातन है वो आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। और जो जहाँ तक बात है, संविधान निर्माता एक झूठ स्थापित कर दिया है जो अम्बेडकर है, जिन्हें कि उस समय गद्दारों की उपाधि दी गई थी, उनको संविधान निर्माता के रूप में हटाना इस देश के हित में है, आपके और मेरे हित में। तो कृपा करके मेरा सभी से आग्रह और निवेदन है कि एक बार विचार करें जो मैंने अपने प्रस्ताव रखे उन पे, और जो भी समस्या या जो भी विचार इसमें आपको भ्रमित लगता है उस पर मुझसे फिर से पुनः बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर और सारे नंबर आपको प्रोवाइड करूँगा, और बाकी हमारे पेशवा साहब हैं वो इसकी व्याख्या बहुत अच्छी करेंगे और आगे हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे। व्याख्या के लिए टाइम अभी कम है, लेकिन इसमें पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। हम आपको पुस्तकें यहाँ झांसी में पहुँचवाएंगे कि BN राव ने संविधान का निर्माण कैसे किया और अम्बेडकर की भूमिका उसमें, ये मार्केट में भी आ रही है। तो मैं बाकी अपनी वाणी को विराम दूंगा, सभी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया। सभी को प्रणाम।
वीरांगनी लक्ष्मीबाई के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं और उनकी ऊर्जा हम सारी महिलाओं के साथ है। और आज का जो समय है ये बहुत ही विशेष महत्व है कि हम लोग देखिए दिल्ली से आए हैं, आप लोग तो यहाँ के लक्ष्मीबाई ही हैं। और अभी लक्ष्मीबाई पार्क में भी बहुत सारी महिलाएं जन्मदिन मना रही थी और बहुत ही हमें खुशी हुई कि देखिए एक महिलाएं आज की जो समस्या है, एक महिलाएं होकर के उन्होंने सेम यही समस्या था तो एक लक्ष्मीबाई नहीं, अभी तो 1000 लक्ष्मीबाई हैं। इनका कहना था अनिल जी का कि सभी हम लोगों को बाहर आना है, सबको साथ देना है। यदि हम सब लक्ष्मीबाई बनकर के कोई भी योजना है सरकार की, जो हम SC/ST एक्ट के बारे में कह रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है आर्टिकल 30 जो सुपर पावर बनाता है मुस्लिम को, दूसरे बिरादरी को, तो वो दंगा फसाद करे तो वो हिंदू को ही जेल डालो। सबसे पहले तो हमें 4 पॉइंट पर जोर देना है सभी को, सभी सनातन के जितने भी हिंदू हैं, जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठिए, क्योंकि इस समय जो असुरों की जो संख्या बढ़ गई है वो आपके बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, सारे हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए हैं। उसमें आप लोग जातिवादी सब बटे रहे और कटते रहे, यही समय हो गया है। आप लोग एक एक करके सभी अपने जो है अपनी समस्या जो है, अपनी सुरक्षा खुद सोचिए कि वो खत्म करने में लगे हैं और हम खत्म हो रहे हैं। हमारी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है, हमें खुद सुरक्षित होना है, सुरक्षा अपने हाथ में कानून लेना है। क्योंकि इस समय जो है वो चाह रहे हैं कभी लव जिहाद, कभी ड्रग्स जिहाद, पता नहीं कभी कभी क्या जिहाद हो रहा है। और अभी देख रहे हैं खाने पीने में हर जगह वो लोग रोडों पर कुछ न कुछ मिला रहा है, तो उसके पास 50 तरीका है हिंदुओं को खत्म करने का। मैं आज पूछ रही हूँ, आप लोगों का खून करवाते हैं दिल्ली में जो 10 हिंदू भाई मरे, सरकार ने बोला था कि जब एक हिंदू मरेगा तो 1000 मुस्लिम मरेंगे। आज कहाँ मर रहे हैं? हम लोगों के खून ठंडे हो गए। खून ठंडा नहीं करना है भाइयों एवं बहनों, जितने भी सनातन के भाई बहन हैं, यदि आप लोगों को जिंदा रहना है, अभी सबके मौत, सबके सर पे मौत मर जा रहा है। ये मत समझिए कि वो आतंकवादी आप लोगों को कहीं छोड़ेगा। हर राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी है, उनको आज हर राज्य को एक होने होंगे, एक जाति, एक धर्म संप्रदाय, सब इकट्ठा हो जाइए। हम सब एक सनातनी है, कोई भी जाति धर्म में बटिएगा, वो बांटना चाह रहे हैं। 56 कंट्री को उसने नाश कर दिया है, भारत को नाश करने में लगे और हम लोग ओम शांति कर रहे हैं हिंदुओं के मरने पर। ओम शांति नहीं होगा, एक मरे तो 1000 आप लोगों को मारना चाहिए। और हर घर में बम वो रखते हैं, हम लोग क्या रख रहे हैं? हम लोगों के हर घर में बम रखना पड़ेगा। यह सरकार के भरोसे या शासन प्रशासन के भरोसे हम लोगों को नहीं बैठना है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है और अपने परिवार की। आज हमारे ऑनर किलिंग बेटियों को मार दिया जाता है। अरे बेटियों को जिसने लव जिहाद में फंसाया उसे मारो ना, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं गिरा रहे हो? अपनी बेटियों को नाश कर रहे हो, वो तो चाहता ही है हिंदू का लड़का मरे, हिंदू का लड़की मरे। और हम लोग कितना परसेंटेज है, फिर भी हम लोगों के घर में, किसी के घर में शास्त्र और शासन नहीं है। हम लोग को अब दया नहीं दिखाना है, जैसे के साथ तैसे करना है। बहुत हो गया ये भगवा जो हम लोग पहने हैं ना, भगवा को बोला आतंकवाद भगवा। हाँ, हम आतंकवाद को लड़ने के लिए आतंकवाद हैं, हम आतंकवाद हैं, ये बोलना पड़ेगा। अब हम आतंकवाद ही बन करके लड़ सकते हैं असुरों के साथ, असुरों के साथ, जैसे के साथ वैसे कीजिए। आप शांत होकर के बैठिएगा तो आप देखते रह जाइएगा और वो 20 साल के बाद इस्लामिक कंट्री बना देगा। आज हमारे मोदी जी और योगी जी की वजह से हम लोग इस्लामिक कंट्री 14 में ही बनने वाला था, ये जान लीजिए। आज हम लोग जितने भी है ना, आप इस समय यदि नहीं जगे तो 20 साल के बाद आप इस्लामिक कंट्री फिर से बनेगा। जितनों ने मेहनत किया, हमारी लक्ष्मीबाई हो, जितने वीरांगना थी, सबका मेहनत पानी में चला जाएगा। आज खून सबको खोलना चाहिए, एक एक बच्चों को खून खोलना चाहिए। इस समय हम कोई न सोचे कि हम कौन सा जाति है, क्या संप्रदाय, हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं और अपनी सुरक्षा करना सबको आना चाहिए। और एक हिंदू यदि मरता है तो सब जाति एक होकर के 100 मुसलमान को मारने का आज यहाँ से इसी मंच पर से वादा कीजिए। सबका खून खोलेगा तभी हमारे देश में हमारे हिंदू का अस्तित्व बचेगा, नहीं तो वो अस्तित्व मिटाने में लगे हैं और हम लोग मिटने में लगे हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हिंदुओं के सुरक्षा के लिए कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। जब तक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई एक्ट नहीं बनाती है तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी राज्य में हम चुनाव नहीं होने देंगे, यह माफी सनातनी का वादा है। अभी भी दिल्ली में हम लोग पूरे संत समाज को आगे लाए हैं। सभी संत समाज को बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, सभी संत समाज को आगे आना पड़ेगा और सर्व संत भी साथ में है, हमें सभी सनातनियों को भी साथ में। देखिए एकता में कमी नहीं है। कुंभ में इतनी भारी भीड़ लगी, बाबा बागेश्वर में इतने सारे आए, क्या हम उतने सारे हिंदू यदि हम पार्लियामेंट में घेरा डाल दें तो रातों रात सत्ता बदल सकती है? आज सत्ता बदलने की जरूरत है, हमें अब वेट एंड
जांच नहीं करने हैं, कुछ नहीं देखना है। सबों को सरकार से जो हमारी 4 मांगे हैं, जो इन्होंने मिश्रा जी ने बोले, सारे मांगे पूरी करना होगी, तभी तो चुनाव होने देंगे। देखो देश में चुनाव नहीं होगा, ऑनलाइन वोटिंग कर ले, ऑनलाइन कर ले। चुनाव में ये लोग एक दूसरे को मारते हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं टिकट के वजह से, और चुनाव में पानी, जनता के पानी की तरफ पैसा फेंका जाता है। इसलिए वोट का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दे सरकार, क्योंकि इतना बेरोजगारी है, रोजगार का साधन नहीं है। लेकिन आप 5-10 करोड़ में टिकट देते हो, 5-10 करोड़ 20 करोड़ में टिकट बिक रही है, तो देशभक्ति कहाँ से होगी? तो देशभक्ति जो करने वाले हैं उसे टिकट नहीं दिया जाता, ये आप लोगों को पता है। अच्छे आदमी को मार दिया जाता है, हम ज्यादा अच्छा बनेंगे मुझे मार दिया जाएगा, मुझे भी पता है। आज मैं मंच पर आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, हमारे से पहले भी बहुत लोग यहाँ आए। यदि मरने से डरते हैं, यदि मरने से डरते हैं तो फिर घर में ही बैठिए, लेकिन आपको मरना घर में भी है, बाहर भी मरना है। आज का जो समय है, हम बोलेंगे तो भी मरेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी मरेंगे। ठीक है, आज समय है आप लोगों को कि इकट्ठा होकर के, जैसे बाबा बागेश्वर का भीड़ लगी, उस भीड़ को पार्लियामेंट में जाना है। जय हिंद, जय हिंद, जय सनातन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी। लेकिन क्यों लड़ी वो मर्दानी? वो मर्दानी इसलिए लड़ी क्योंकि धर्म के बिना राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा मात्र। जहां धर्म नहीं है वहां राष्ट्र के कोई पैमाने नहीं। आप पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, नेपाल को देखिए। ऐसे ही भारत भूमि के लिए जिसका बलिदान रानी लक्ष्मीबाई ने दिया, हमारी पीढ़ी के 12वें पेशवा हम हैं। 9 पेशवा हमारे युद्ध भूमि में मारे गए। हमारे पेशवाओं ने जो बलिदान दिया, वो बलिदान किसके लिए दिया? धर्म के लिए। और धर्म क्या है? ये सनातन सभ्यता ही हमारा शाश्वत धर्म है। संविधान बदल सकता है, 70 साल में 70 बार संविधान में अमेंडमेंट आ चुके हैं, धर्म शाश्वत रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन धर्म की व्याख्या की थी गीता महाभारत में, वो धर्म की शाश्वतता तब भी थी, आज भी है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यही सत्यता इस देश को चला रही है, इसी धर्मवाद से ये देश चल रहा है और इसी धर्म के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण दिए हैं, पेशवाओं ने प्राण दिए। हालिया समय में अचानक से हमारे धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के लोग आक्षेप करने लगे। हमारे धर्म को, अस्मिता को कमजोर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी, वो बहुत सारे लोग इस देश में रुक गए। आप देखिए चारों तरफ वो लोग हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपना जमीन जायदाद बेच बाच के धीमे से पाकिस्तान की ओर निकलेंगे। लेकिन इस बीच में इतने पाकिस्तान से युद्ध हो गए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी वो लोग कभी भी इस देश को छोड़ के नहीं जा पाए। आज भी इस देश में बैठे हुए हैं और इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के उस काल के जिन लोगों ने रानी झांसी की हत्या की, जिन लोगों ने रानी झांसी के पिता को मारने के बाद फांसी पे लटकाया, जिन लोगों ने हम पेशवाओं को मारा, जिन लोगों ने रणजीत राय दीक्षित की हत्या की, जिन लोगों ने ताल बहेट के राजा मर्दन सिंह बुंदेला की हत्या की, इन सब लोगों के हत्या करने वाले लोग तो चले गए, लेकिन उनके सिपे सलार, उनके समर्थक, उनके जासूस, उनके विद्रोही, वो सब आज भी इस देश में रह रहे हैं। और शर्म की बात है कि इस देश के संसद में जाके नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इस देश को आज भी वो लोग चला रहे हैं। और यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। धर्म की बात जो आदरणीय कर रही थी, उस धर्म का पैमाना यह है कि पाकिस्तान जिन लोगों को चले जाना चाहिए था वो आज यही। इस देश में सांस्कृतिक गड़बड़ियां, इस देश में सवर्णों के विरुद्ध जो विद्रोह चल रहा, इस देश में ब्राह्मणों को जिस गालियां दी जा रही,
इस देश में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए जो SC/ST एक्ट बना दिया गया है, जातियों को जातियों से तोड़ने की जो तमाम तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज होती हैं, वो संसद में वही लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, इस देश के अंदर अंग्रेजों को लाने वाले थे, उनकी मदद करने वाले थे, जिन लोगों को अंग्रेजों के जाने के साथ वापस ग्रेट ब्रिटेन चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए, यहीं रुके हैं। और झांसी वो भूमि है जो हमें याद दिलाती रहती है कि हमें इन अंग्रेजों को, इनके छोड़े हुए पपेट्स को, इनके छोड़े हुए सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहचानना है, हमको पहचान के रखना है, और इनके मुंह पे लगी हुई जो कालिक है उसको याद रखना है कि इन लोगों ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। और झांसी वो भूमि है जो हमें ये धर्म सदैव याद दिलाती रहेगी। झांसी हमें ये धर्म याद दिलाती है। मैं झांसी की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या कौरव और पांडव एक हो सकते हैं? जब कौरव और पांडव एक नहीं हो सकते तो देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग, इन मलेच्छों को बाहर खदेड़ने वाले लोग अंग्रेजों के गुलामों के साथ कैसे हो सकते हैं? हम झांसी से ये संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों को छोड़ना शुरू कर दीजिए जिन लोगों के पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का साथ दिया। उन लोगों से प्रश्न करना शुरू कर दीजिए, उन लोगों के किए हुए क्रियान्वयनों को देखिए। आज देश में AYCPL सक्रिय हो चुका। स्वतंत्रता के समय अमेरिकन चर्च जो काम नहीं कर पाया, भाई पेशवाओं का, झांसी का, तात्या का झगड़ा क्या था? झगड़ा धर्म का था। हमारा झगड़ा अंग्रेजी सेनाओं से नहीं था, अंग्रेजी सेनाओं के साथ जो स्कॉटिश चर्च के पादरी आए हुए थे, जो इस देश की जनता का धर्म खराब कर रहे थे, हमारा झगड़ा उनसे था। अंग्रेजी सेना तो सैनिक थे, भाड़े के थे, कोई पैसा देगा तो कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन मुख्य झगड़ा उन्हीं ईसाई पादरियों से। पोप ने कहा हुआ है कि 2021 से लेकर 2050 ये भारत के नए ईसाईकरण की नींव रखने वाला समय है। तो उस ईसाईकरण की नींव रखने के लिए हमें देश के सबसे प्राइमा फेसी यानी इस देश के धर्म को तोड़ना होगा। इस देश के धर्म को तोड़ने के लिए हमें देश की जातियों के बीच में झगड़े पैदा करने होंगे। हमें ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा हीन भावना का शिकार करना होगा, जिससे वो धर्म की बात करना छोड़ दें, जिससे वो डर जाएं। चारों तरफ इसीलिए ब्राह्मणों के ऊपर हमले शुरू हो रहे हैं, चारों तरफ हमारे सनातन के ऊपर हमले शुरू हो रहे हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मंडल कमीशन में जो रेपोरी लिखी गई, उस रेपोरी को पढ़िए। उस रेपोरी में हमारे देवी देवता यानी भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण को दोषी बनाया गया। शंभुक वध का अपराध भगवान राम ने किया, इसलिए हम SC/ST क्लासेस बना रहे हैं। ये कौन सी बात है? अगर आपको किसी को मदद करनी है, किसी को आरक्षण देना है, तो उनके गरीबी के स्तर को देखते हुए आरक्षण दीजिए। हम सवर्ण ये चाहते हैं कि हर उस गरीब को आरक्षण मिले, हर उस व्यक्ति को आरक्षण मिले जिसने देश सेवा की है, जो युद्ध भूमि में मारा गया है, जो अपंग है, जो गरीब है, जो असहाय है, जो विधवा है, इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जाति के आधार पे क्यों मिलना चाहिए? क्या दूसरी जातियों में गरीब नहीं है? तो जातियों का कैटेगराइजेशन मंडल कमीशन, उसकी रेपोरी इसीलिए लाई गई कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को तोड़ा जा सके, भाई भाई को एक दूसरे का विद्रोही बनाया जा सके। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशंस लाने की जो रेपोरी की बात की गई है, वो केवल इस बिना पे की गई है कि भगवान श्री रामचंद्र ने शंभुक का वध किया, इसलिए ब्रिटिश सरकार राम को अपराधी मानती है। हमारे राम अपराधी कैसे हो सकते हैं? हमारे कृष्ण अपराधी कैसे हो सकते हैं? हमारे राम अपराधी नहीं थे, हमारे कृष्ण अपराधी नहीं थे। जरूरत इस समय मंडल कमीशन की पुनर्विवेचना की है।
आरक्षण के पुनर्विवेचना की है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की है, गरीबों को आरक्षण देने की है, स्त्रियों को आरक्षण देने की है, कमजोरों को आरक्षण देने की है। और वो तभी संभव हो सकेगा जब हम सब अपने जनप्रतिनिधियों से को ये बताएंगे कि ये सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ ब्रिटिश लोगों के स्कॉटिश चर्च का वो पैमाना है, वो लड़ाई है जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते रानी झांसी मारी गई, पेशवा मारा गया, तात्या टोपे मारा गया, मर्दन सिंह मारे गए, रणजीत राय दीक्षित मारे गए। ये वो लड़ाई है जो आज भी चल रही है। SC/ST एक्ट का मतलब क्या हुआ? बिना किसी जांच केवल बोल देने से एक व्यक्ति को 3 महीने की कैद। कैसा काला कानून! इस तरह के काले कानून क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि भारत डीप स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे नेताओं को चलाने वाले लोग ये वही ब्रिटिश पपेट्स हैं जो अंग्रेज चले गए, उनके जो पपेट्स आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके मार्फत आज भी स्कॉटिश चर्च, आज भी अमेरिकन चर्च ये सब काम कर रहा है। सनातन के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों से ये काम बहुत तेज हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि भारत को तोड़ने वाली पॉलिसीज का स्रोत क्या है। आप सब लोग AYCPL को पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसकी वेबसाइट विजिट करिए, देखिए भारत के कौन कौन लोग उसके मेंबर्स हैं। आप देखिए, समझिए क्यों आपके पड़ोसी को फ्रांस के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, क्यों ईसाईकरण हुआ था उन सभी रियासतों का जिन रियासतों के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आप सब समझिए। तो इस कुचक्र को तोड़ने के लिए हमें संगठित होना है, हमें सभी जातियों को संगठित करना है, उनको बताना है कि आप कोई OBC नहीं हो, आप कोई SC नहीं हो, आप ST नहीं हो, आप सब सनातन हिंदू सभ्यता के एक भाग हो। हम 4 भाई हैं, रथ के 4 पहिए हैं, हम 4 दिशाएं हैं, हम 4 वेद हैं, जिनके बिना एक भी अगर कम हो जाए तो पूरा हिंदू धर्म धराशायी हो जाएगा। हम ये हैं। और हमें बांटने वाले अंग्रेज कौन होते हैं? वो बताएंगे कि ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। सुदामा को क्यों नहीं? भाई सुदामा ब्राह्मण समाज से आता था, अथाह गरीबी में था, उसे क्यों नहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस में डाला गया? क्यों वो ब्राह्मण अदर बैकवर्ड क्लासेस से छूट गया? तो ये इसीलिए चल रहा है। हमारे मंदिरों को एक तरह से पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। बाबा तुलसीदास जिस नगरी से हम आते हैं, चित्रकूट, जिनको अयोध्या में होना चाहिए, उनकी जगह पता नहीं किन किन को अयोध्या में लगा दिया गया। बाबा तुलसीदास जिन्होंने राम को धरती के कोने कोने में पहुंचाया, उनको अयोध्या में जगह नहीं मिली। तो ये भी उसी डीप स्टेट जो हमारे नेता चंद पैसों के लिए, हमारे राजनेता चंद पैसों के लिए जिस डीप स्टेट का समर्थन कर रहे हैं, ये उसी की पॉलिसीज हैं। और ये पॉलिसीज संसद से बन रही हैं। जो मिश्रा जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। निर्दलीय व्यक्ति जो हमारे बीच से है, जो आपके लिए आवाज उठा सकता है, आपके बारे में बोल सकता है, डीप स्टेट के बारे में लड़ सकता है, उसका सच सामने ला सकता है, देश के नए विखंडन को जो होने वाला है उसको रोक सकता है, ऐसे लोगों को संसद में भेजना शुरू कर दीजिए। नेताओं के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये डीप स्टेट से कंट्रोल्ड है। हमारे प्रधानमंत्री तक इस डीप स्टेट की गहराई के बारे में बात कर चुके हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी इसके बारे में कह चुके हैं। तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है ये? इस संकट से हम सबको मिलकर जूझना होगा, हम लोगों को मिलकर ताकत देनी होगी। मिश्रा जी ने जो बात कही है उस बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। मैं जिस जगह से आता हूँ, विंध्य प्रदेश से, मैं वहाँ के नेताओं को भी बोलना चाहूँगा कि डीप स्टेट का काम करना बंद कर दीजिए। विंध्य प्रदेश में सबसे बड़े व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान दिया, पंडित रणजीत राय दीक्षित जी डबौरा, जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारे गए, उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए। हमें अंबेडकर की प्रतिमा नहीं चाहिए। हमें रणजीत राय दीक्षित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने रीवा को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, लड़ते हुए युद्ध भूमि में मारे गए, हमें उनकी स्टैचू रतहरा चौराहे पे चाहिए है। आज ये घोषणा झांसी के इस प्रांगण से हम लोग कर रहे हैं। पेशवा परिवार झांसी परिवार का पोषक परिवार है। हमारे काका साहेब श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने ग्वालियर से लेकर चित्रकूट तक का इलाका जीता, पूरा मध्य प्रदेश जीता, 18 से भी ज्यादा अदर बैकवर्ड क्लासेस के राजाओं को इस देश में बनाया। ग्वालियर का सिंधिया OBC,
होलकर, पवार, गायकवाड़, ओबीसी, राजगोंड, शेड्यूल ट्राइब, 12 राजगोंड राजा, और अपने लिए क्या रखा? चित्रकूट और बिठूर की छोटी छोटी जागीरें। ब्राह्मण बहुजन प्रतिपालक हैं। हम लोगों ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम लोग सदैव करते रहेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, पवार, राजगोंड से लेके ये सारे परिवार हैं। हमने अपने परिवारों को कहीं स्थापित नहीं किया, हमने अपने समर्थक बुंदेलों को कहीं स्थापित नहीं किया, सारा राज्य जीत के आप चतुर्वर्णों में बांट दिया। तो कौन कह सकता है कि पेशवा काल जो है वो किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए बड़ा खराब काल था? ऐसा नहीं। देश से झूठ बोले गए हैं, देश से प्रोपोगेंडा किया गया है, देश से महान 12 झूठ बोले गए हैं। ऐसी ऐसी कहानियां प्रचारित कर दी गई कि पेशवा काल में लोगों को झाड़ू और हांडी बंधवाई जाती थी। अरे उस झाड़ू हांडी का सच ये है कि जिन लोगों ने छत्रपति संभाजी यानी शिवाजी के बेटे की हत्या में मुखबरी की थी, उन लोगों को मराठा साम्राज्य में स्वयं छत्रपति शिवाजी ने सजा दी थी, उनके बेटे साहू जी ने सजा दी थी कि ऐसे गद्दारों को हांडी और झाड़ू बांधी जाए। क्यों? क्योंकि ये बहिष्कृत रहे। इन्होंने इस धरती के हिंदू साम्राज्य के राजा को मरवाने के लिए मुखबरी की। तो ये है असली बातें। ऐसी तमाम असली बातें। भीमा कोरेगांव, 500 लोगों ने 30,000 की पेशवा सेना को हरा दिया। अरे हम लोग पानीपत में पूरा का पूरा वंश हमारा समाप्त हो गया। 45,000 ब्राह्मण हमारे साथ मारा गया उन अफगानियों को रोकने के लिए। हम लोग इतने कमजोर कभी नहीं हुए कि 200-300 से हारे जाएं। लेकिन ये सब कहानियां जो हैं ये लगातार यही कारण से फैलाई गई जिससे सनातन धर्म कमजोर हो। आने वाले समय में इसी बुंदेलखंड की धरती से हम सब बिलोंग करते हैं। हम लोग आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती से इन सारे झूठों का पर्दाफाश कर देंगे। बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की भूमि है, बुंदेलखंड रानी झांसी की भूमि है, बुंदेलखंड पेशवा की भूमि है, बुंदेलखंड हमारे लोगों के आने से पहले बुंदेले हरबोलों की भूमि है। यहाँ पे कभी भी झूठ, असत्य, अभिमान नहीं चल सकता। यहाँ केवल सत्य, समर्पण, समाधान चल सकता है और समाधान हम देंगे। हम देंगे देश को आने वाले समय के लिए समाधान। इस देश के नए विखंडन को रोकेंगे। हम इस देश को जाति के आधार पर बंटने नहीं देंगे। हम मंडल कमीशन की रेपोरी को पुनः रिवाइजन करने का, उसकी रिवीजन करने का ये संकल्प लेते हैं और जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि तत्काल आप इसका पुनर्वलोकन करें। जो लोग आरक्षण ले चुके हैं अब उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर करें, नहीं तो 1 अरब 30 करोड़ लोगों का ये देश में 1 अरब से भी ज्यादा लोग ऐसे जीवन भर रह जाएंगे जिनको कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। हमें उनके लिए काम करना है, हमें आरक्षण उनके लिए चाहिए है और इस देश के विखंडन को रोकने का प्रयास करना है। पेशवा प्रभाकर नरसिंहराव भट्ट जी और हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, हमारे अध्यक्ष विनोद कुमार द्विवेदी जी, जिनका मैं स्वागत करता हूँ। ये लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके लिए मैं यहाँ से उनका आशीर्वाद लेके उनको शुभकामना देता हूँ। और लाइव नहीं चला रहे, हम भी करते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आरक्षण का मुद्दा ऐसा है उसके लिए हल निकालना जरूरी है, नहीं तो आरक्षण के मुद्दे से जैसे उन्होंने बोला है 20 साल के अंदर हम बहुत पीछे जाएंगे। हमें पीछे जाना नहीं है, आरक्षण को कैसे खत्म करना है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। उनके विचार जगन्नाथ मिश्रा जी एडवोकेट के विचार मैंने सुना है, अनिल मिश्रा जी के विचार मैंने देखे हैं। तो मेरे उनकी दरखास्त है आप लगे रहिए, हम आपके साथ रहेंगे और अच्छा एक कोई तो सुझाव उसके अंदर आना चाहिए। इस समाज में गरीब लोग हैं, गरीब लोग कभी भी राजनीति में आएंगे नहीं, तो गरीब लोगों को। मैं झांसी का रहने वाला हूं और झांसी की रानी की बड़ा गांव के दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास 55 साल हो गई है सेवा करते हुए। हम बड़े भाग वाले हैं, हम झांसी के जन्म हुआ है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं झांसी लोगों का भाइयों से कि सबसे आगे झांसी में आगे आने वाला काईचरण हर चीज से तैयार है, थल मंथल से तैयार है। जिस समय भी आप चाहें कालीचरण महाराज का द्वार हमेशा खुला है। आज झांसी रानी जी के उस पर पे
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें देश को बचाना है, देश को बचाना है। तो अब आखिरी आप
बंदूकों के शेल्स देखिए जिससे पूरा किला टूटा है, जेल देखिए, सामने आपके सामने तक यहाँ तक ये जो गियर्स हैं ये आ जाते हैं, नील गाय वहाँ दिखती है और भगवान की दया से रोज शेर दहाड़ता है शाम को। अभी क्योंकि ठंड का सीजन है, अभी दहाड़ेगा वो। तो चित्रकूट के जंगल में मैं वो देखते रहता हूँ, जी काफी लोग पड़े रहते हैं, काफी निकलते बड़े अंदर कमराओं में बड़े संत बैठे हैं और वो चित्रकूट में आपको किसी जगह पे एक छोटा सा रिहाइश मिल जाएगा, एक सिंगल आदमी, तो वो केतु प्रभावित लोग हैं। चित्रकूट अंतिम शरणा स्थली है, तो पेशवा भी यही सोच के चित्रकूट में पहुंचा। तो वो अंतिम क्या, वी आर द लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ दिस कंट्री, 97 ईयर्स। बांदा में, सागर में, ग्वालियर में, दिल्ली में पेशवा को देख लेने पर गोली मारने के आदेश थे। ये कानून अभी तक रहा, अब इसका फॉलो नहीं किया जाता, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा, इनके बारे में एक बार श्वेत पत्र लाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर आज की जो फोटोग्राफ्स हैं ये पूरे महाराष्ट्र के उन लोगों के अंदर सनसनी फैला नहीं जाना चाहिए, उनको जानते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होगी, उनको ये तकलीफ होगी कि मराठा हिस्ट्री का प्राइमा फेसी सोर्स अब मिश्रा जी के हाथ लग गया। आपके साथ कह दिया आपने, घाटगे कह दिया, ये सब शब्द ऐसे हैं जो केवल मराठी जानता है, और आपने जब ये चीज़ कही तो पूरे महाराष्ट्र में इसके बारे में चर्चा हो जाएगी कि अब आप नॉर्थ इंडियंस को इसके बीच के फर्क समझा पाए। दैट द महार्स ऑफ द महाराष्ट्र आर नॉट एकिन विद द चमार्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। वो धार्मिक लोग, वो चमार थे भी नहीं, चमार थे भी नहीं, वो धार्मिक लोग हैं, वो हमारे भाई हैं। बट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस with a oblique motive, they are changing. क्या फोटो बना रहे वीडियो? वो महाराष्ट्र से ही संचालित हो रही है ना, आप महाराष्ट्र जाइए। महाराष्ट्र के मेरे पास ऐसे फोटो को इतना टाइम कैसे लग रहा है? वीडियो दिखा रही है जिस तरह से कोचिंग। हाँ, 1948 में मिश्रा जी गांधी हत्या के बाद केवल 4 घंटे लगे पूरे महाराष्ट्र में 8000 हम चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करते। वो हत्यारे कोई कांग्रेस बीजेपी के नहीं, सावरकर का भाई भी मारा गया और कांग्रेस में रहने वाले गोखले जी का बेटा भी मारा गया। वेलफेयर फाउंडेशन में वीरांगना लक्ष्मीबाई की उस झांसी से आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, आज रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाया था और यहाँ पर अनिल मिश्रा के नेतृत्व में एक संगोष्ठी भी की गई थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो केसरिया झंडा, केसरिया पताका और केसरिया ध्वज को लिए हुए यहाँ पर सभी लोग हैं और यहाँ मंत्रणा हो रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल। मैं ये शायरी सबने सुनी होगी क्योंकि ये हमारे मुरैना के बिस्मिल साहब की, मगर ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। तो इसके साथ में कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना। पेशवा जी, आज आपने ऐलान किया है कि अब जो अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों के 78 साल बाद अब जो देश में भारत में हो रहा है वो नहीं होने देंगे। खास करके राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नींद हराम कर देंगे और निर्दलीय को जिताएंगे, निर्दलीय को खड़ा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनके जो पपेट्स और सर्वेंट्स हैं आज उन्होंने संसद पे कब्जा कर लिया है और ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। AYCPL से देश के बड़े नेताओं का संगठन बन गया है और वो देश तोड़ने के लिए, देश के बंटवारे के लिए, जातिवाद के ऊपर रिजर्वेशंस, अनखोर रिजर्वेशंस के ऊपर अनैतिक तरह के कानूनों को लाकर इस देश की आबो हवा बिगाड़ रहे हैं। तो हमें अब ऐसे नेताओं को चिन्हित करना है जो लोग देश में जातिगत समीकरण और विद्वेष फैलाने का प्रयास करते हैं और उनको चुनावों में हरवा के योग्य व्यक्तियों को, चाहे वो निर्दलीय हो, सड़क से उठा के उनको संसद में भेजना है ताकि वो देश को जोड़ने का और संप्रभुता का काम कर सके। अगर नहीं, एक चीज जजी पेशवा जी, ग्वालियर की एक संस्था है अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, उसने ऐलान किया है कि सामान्य वर्ग OBC अल्पसंख्यक समाज के लिए भी अब कोई कठोर कानून होना चाहिए और आपने भी यहाँ कहा कि जो SC/ST एक्ट है उसका विरोध होना चाहिए। SC/ST एक्ट इस देश में रोल एक्ट की कॉपी है। जैसा रोल एक्ट के समय होता था या उससे पहले हम पेशवा काल में देखते ही साथ गोली मार देने के पेशवाओं को आदेश देश के 5 नगरों में दिए हुए हैं। तो इस तरह के कानूनों का 2025 में कोई ज़रूरत नहीं है।
अमेरिका से लेके विदेशों में 183 से भी ज़्यादा देश हैं, कहीं भी इस तरह का कानून नहीं है। तो भारत देश में बिना किसी जांच के केवल बोल देने के कारण किसी को अपराधी मान लेना, ये स्वयं भारतीय कानून की हत्या है। और इस तरह के कानून देश से जल्दी से मिटा दिए जाने चाहिए, नहीं तो नई पीढ़ी इस तरह के कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेगी, देश का विखंडन शुरू हो जाएगा। और जो दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है। पेशवा बोर्ड बिल्कुल दंडोतिया फाउंडेशन के साथ है। देश में सवर्णों के ऊपर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में पलघर में 2 साधुओं की, जो कि ओबीसी समाज से आते थे, केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उनकी शिखा थी, उन्होंने ब्राह्मणों की तरह धोती और कुर्ता पहना लिया। तो पेशवा की मांग है कि इस देश में बीपा यानी ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए। बीपा हमारी ब्राह्मणों की आइडेंटिटी, हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी पोशाक और हमारे धर्म को बचाने का, जीवन जीने का एक तरीका है जिसको मूर्त रूप जल्दी पहनाया जाए। अनिल मिश्रा का साम्राज्य बन गया और औरंगजेब को लड़ते लड़ते 27 साल महाराष्ट्र में उन्होंने लड़ाई लड़ने पड़ी है औरंगजेब को, तभी वहाँ उनको खत्म हो गया। औरंगाबाद एक नाम है, संभाजीनगर इसका नाम किया है, वहाँ वो खत्म हो गया। ये पहला पार्ट होने के बाद दूसरा पार्ट अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का दूसरा पार्ट में पेशवाई की एक कहानी बताता हूँ मैं, कि मैं जो जानता हूँ, यहाँ चित्रकूट से गंभीर नदी निकल के शायद इटावा में ख़त्म होती है। वो इटावा नदी जब भी सदाशिवराव पेशवा यहाँ पे आए थे उत्तर साइड युद्ध करने के लिए, तो वो नदी क्रॉस करने के लिए 31 दिन लगे थे। वो नदी के बारिश चल रही रहेगी, कोई रहेगा उसी टाइम पे, तो 31 दिन रुक के वो नदी पार करके अटक से कटक तक और तंजावर से हिमालय तक उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था। ये दूसरा पार्ट हो गया। और वो यहाँ आके अंग्रेज़ों के वो जमाना चालू हो गया। जब भी 1857 में झांसी के नगरी से जो लड़ाई हुई, वो मकसद पे हम लोगों ने ये रानी लक्ष्मीबाई केशरिया माधव संस्थान के नाम से संस्था के रूप में इसको हमको आगे का रूप देना है। वो जो वहाँ से छूटी थी, तो वहाँ से हमें चालू करना है वापस, क्योंकि वहाँ से जो अंग्रेज़ों का राज होगा, 150 साल उन्होंने राज किया है, वो राज को ख़त्म करके हम 75 में इसी राज में, तो लेकिन हमें जाति सब जाति में बिखर के हमें अलग कर दिया है। वो अलग करना नहीं है, इसके लिए हमें एकजुट होना है और ऐसा समाज तैयार करना पड़ेगा कि जो कि आगे जाके इस 20 साल, जैसे प्रधानमंत्री आज बोलते हैं, इस 2047 में हमारा राष्ट्र महान होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, उसके लिए हम कार्य करें। ये हमारा मकसद है संस्था का। ठीक। हमारा है श्रीमंत का मतलब होता है प्रकांड पंडित या लड़ने वाला पंडित या लड़ने वाला। हमारे यहाँ तो महाराज गद्दार को दी गई है श्रीमंत माधव कहते हैं। देखिए, जिन लोगों ने पेशवा परिवार को छोड़ के, शिवाजी के द्वारा प्रदत्त पेशवा परिवार को छोड़ के, या कानकुब्जों के कलश परिवार यानी 6 परिवारों को छोड़ के कोई भी श्रीमंत का टाइटल नहीं लगा सकता है। और जो लोग श्रीमंत का टाइटल लगा रहे हैं वो ब्रिटिशों की देन है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों के दिए हुए श्रीमंत के टाइटल को तत्काल खत्म करें और अपने मूल टाइटल को लगाना शुरू करें। कब तक हमारे पेशवा नाम की चोरी करते रहेंगे? हमने आपको इतनी बड़ी सल्तनत दे दी, इतनी जगह दे दी, कभी उसके एवज में कुछ लिया नहीं। आपने हमारी ही माँ स्वरूपा रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। उनकी साड़ी, उनकी तलवार आज भी गहन रखी हुई है। हम अपनी माँ की साड़ी, हम अपनी माँ की तलवार, उनके मंगलसूत्र आज तक पा नहीं पाए हैं। ये पेशवा बोर्ड की चीज़ें हैं, इसको पेशवा के पास या झांसी के वंशजों के पास होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए पेशवा बोर्ड जल्द ही एक देशव्यापी आंदोलन करेगा। हमारे सामान इस बिल्डिंग में होना चाहिए, झांसी की जगह पे होना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। सबसे पहले तो श्रीमंत के टाइटल का उपयोग बंद किया जाए। पेशवाओं को छोड़ के या कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को छोड़ के कोई भी श्रीमंत का टाइटल उपयोग ना करें। आदरणीय पेशवा जी, अभी मुझे खबर आई है चलते चलते कि पेशवा जो लोग हैं उनने एक ऐलान किया है कि हमने बहुत शांति इस भूमि से, और यहाँ से हम लोग ठान लिया है कि आज से एक क्रांति चालू हो जाएगी। पेशवा यहाँ पे खड़े हैं, इस मूर्ति, इस भूमि को जानते हैं। 1857 में अंग्रेजों के लोहे के चने चबा दिए थे। हमारे साथ में पेशवा आ चुके हैं और हम आ चुके हैं, और हमें भी आप पेशवा ही समझें, हमें ही लक्ष्मीबाई समझें।
बोले बेसिकली हमारा नाम हमें लौटा दें। हाँ, श्रीमन का जो पेशवाई के ये नाम पदवी थी तो उनको वापस लौटा दिया जाए, यही हमारा मकसद है यही कार्यक्रम के आयोजन का, और वो यहाँ से आगे से हम उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। कोई बात आजा, आप आजा, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या नाम है आपका? देखो ये संगठन मेरा नाम केसरिया माधव है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम ये मौका मिला है सब लोग बैठने का, 22 राज्यों हमने अपना बना चुका है साहब, और हम सब कुछ दिखा देंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम बोलते नहीं किसी से, मैं करके दिखा देंगे, करके दिखा देंगे, करके दिखा देंगे, बस इतना कहना मुझे इतना। आज इतना मौका मिला, सब लोग इकट्ठा हुए, 3 कार्यक्रम हुए हमारे, ऐसे कार्य हर जिले प्रदेश में हुए इतना, और हम बढ़ते जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र यहाँ भोपाल में होने जा रहा है हमारे कार्यक्रम, ये सभी लोग आएंगे इसमें, और इसी 26 तक हम पूरे इंडिया में कवर कर लेंगे। ठीक, आप बताओ। ये आप उठाओगे आवाज़। पहली बात तो दिखाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान की तरफ से शंकर सिंह बुंदेला मध्य प्रदेश की धरा से आया हूं, और आपको बता दूं कि मेरा जन्म बुंदेलखंड की धरती ललितपुर जिले ग्राम गोना से है। बुंदेलखंड की धरती वह धरती है जो 1857 के समय अंग्रेजों से और मुगलों से वो तोपें और वो तलवारें चली थी, वो आज स्थिति देश की बन चुकी है। आरक्षण के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पे, आज़ादी के नाम पर हम जो चाहते हैं वो नहीं रह पा रहा है, जो चाह रहा है जो दबा जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि ये संगठन जो खड़ा है, ये संगठन इसलिए खड़ा है कि इसकी ज़रूरत थी, और पहले भी ज़रूरत थी। संगठनकारी जब इकट्ठे होने लगते हैं, 1 से 2, जैसे पेशवा जी आ गए और आज हम मिश्रा जी के बीच में आ गए, फिर आप द्विवेदी जी को देख रहे हैं। ये संगठन सनातन के लिए तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ में राष्ट्र के नेतृत्व में भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जो सोच थी वो आज भी अधूरी है। 11 साल का बेटा जिसको बोला गया अपनी आंचल में उसको दूध पिलाना था, खिलाना था इस झांसी की धरती पर, लेकिन वो त्याग दी। आज उनके वंशज आज भारत में विभिन्न जगह रह रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा अनुग्रह अपील है आज चैनल के माध्यम से कि शंकर सिंह बुंदेला भले ही महाराज छत्रसाल के वंशज से नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती से बुंदेला हूँ। बुंदेला वंशज में भी आज जो सपोर्ट चाहिए वो सरकारें नहीं दे पा रही हैं। पेशवा हमारे साथ हैं, मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, और महाराष्ट्र से आए हुए खानेकर जी हमारे बीच हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो आपने बातें रखी हैं उससे मैं सहमत हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका भी आभार करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ कभी बुलंद थी और आज भी बुलंद है और सदा बुलंद रहेगी, क्योंकि हमें सबसे बड़ी ताकत जो आपने बोला है अस्त्र और शस्त्र चाहिए, हमें शस्त्र और अस्त्र नहीं चाहिए, हमें मीडिया चाहिए। मीडिया से आपने जो भी हमें कवर किया हम आपका आभार करते हैं। दंडोतिया जी, जय हिंद, जय भारत।